साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें, हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी आपने इस बयान को देखा, साफ तौर पर ये कोई पहला और आखिरी बयान नहीं है। लगातार इस तरह के बयान हम सुनते रहते हैं कि कुछ ही दिनों में भारत की आबादी में जो मुस्लिम आबादी है वो हिंदू आबादी को पार कर जाएगी, वो उनसे ज़्यादा हो जाएगी, मुस्लिम बहुसंख्यक देश बन जाएगा भारत। और मुसलमानों के लिए तो 50 से ज़्यादा मुल्क हैं, हिंदुओं के लिए सिर्फ एक देश है, इसे इसको बचाना ज़रूरी है और इसलिए धर्म रक्षा की जा रही है। तमाम तरह की जो नरसंहार की जो आवाज़ें आ रही हैं, जेनोसाइडल जो कॉल्स आ रही हैं, उस सब के केंद्र में यह है कि मुस्लिम आबादी, मुस्लिम महिलाएं यानी मुस्लिम जो परिवार हैं वो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और ये एक साजिश है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, भारत सरकार का आंकड़ा ये बता रहा है कि भारत की जो प्रजनन दर है, भारत की आबादी की जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, उसमें ओवरऑल गिरावट आई है और सबसे जो तेज़ गिरावट है वो मुस्लिम आबादी के अंदर आई। अब आपको ये हैरानी होगी कि तमाम तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, तमाम तरह से आपको ये मिलते रहते हैं दिन रात कि कैसे मुसलमान साजिश के तहत इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है और इसलिए हिंदुओं को अपने को बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पर भारत सरकार का ये आंकड़ा बता रहा है कि 20 साल पहले जहाँ की 4.4 1992 और 93 का जो पहला राउंड था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें 4.4 था ये जो दर थी और अब ये घट के ठीक लगभग हम कहें तो आधी हो गई है, 2.3। यानी ओवरऑल जो भारत में अब एक महिला की जो प्रजनन जो दर है वो 2 बच्चों पे बताई जा रही है, जो कि खुशी की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि तमाम जो धार्मिक समूह हैं उनको मिलाकर सबसे तेज़ गिरावट इसमें मुस्लिम आबादी में दिख रही है। तो अब आपके पास अगली बार जब भी कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए, जबकि आप देखें किसी की फेसबुक पोस्ट जो ये कह रहा है कि साजिश के तहत मुस्लिम महिलाएँ ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, मुस्लिम पुरुष जो कॉन्ट्रसेप्शन है या गर्भ निरोधन है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, चूँकि वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ा दी जाए, तो भारत सरकार का ये आंकड़ा उनके मुंह पर देके मारिए और उनसे बोलिए कि देखिए भारत सरकार का ही आंकड़ा ये बता रहा है कि जो दर है वो घट रही है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पूरे जो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का जो पूरा जाल है उसमें आरएसएस और आरएसएस का जो पूरा भगवा परिवार है उससे जुड़े हुए लोग हैं। अभी भी आपको जो ये बयान हमने आपको दिखाया उसमें भी आप साफ तौर पे ये देखिए कि भगवा कपड़े पहने हुए वही लोग हैं जो भाजपा और आरएसएस का पूरा सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं और उनको चुनाव में वोट दिलाते हैं, उनके लिए एक तरह से पॉलिटिकल जो सियासी समर्थन है वो जुटाते हैं। और वही लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं, गलत सूचना को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक समुदाय को बदनाम करके इस तरह की पॉलिटिक्स की जाए ताकि हमेशा के लिए सत्ता में बनी रहे एक पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, जब सच्चाई सामने आती है, जब फैक्ट्स, तथ्य सामने आते हैं, तो वो जो पूरी तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन के जो काले बादल हैं उन्हें इस तरह से साफ कर देते हैं जैसे एक चमकता हुआ सूरज। तो अच्छी बात इसमें यह है कि जो सबसे बड़ी आजकल जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है लगातार भारत में पिछले कई सालों में और सबसे ज़्यादा 2022 में हमने देखा है, यानी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में कोविड से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। और जो WHO है वो ये कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि लगभग आधा करोड़ यानी कि लगभग 1/3 जो आबादी है, यानी जो मौत जिन लोगों की हुई है, दुखदाई मौत, उसमें भारत का हिस्सा, यानी लगभग आधा करोड़ लोग, लगभग 47 लाख लोगों की मौत भारत में हुई है उन 1.5 करोड़ से कुछ कम लोगों में पूरी दुनिया में जो 2 साल में ये मौत हुई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि इस सब के बावजूद जबकि सेहत पर, लोगों की जो ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट आना चाहिए था कि कैसे हम भविष्य में इस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं जहाँ लोगों को इस तरह से बीमारी से मरना ना पड़े, या अस्पतालों की तादाद बढ़ानी चाहिए, हेल्थ का जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर करना चाहिए। ये फैमिली जो हेल्थ सर्वे है, जो 5वां राउंड है, ये भी एक ऐसे बहुत ही अहम और नाजुक वक्त पर आ रहा है जबकि पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से, एक महामारी से
कमोबेश मैं कहूँगी बाहर आ चुकी है। हालांकि धीरे धीरे फूक फूक कर अभी भी हम कदम रख रहे हैं, लेकिन बाहर आ चुकी है। और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस पूरे सर्वे में जो आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो आबादी की जो दर है वो घट रही है, यानी कि स्टेबलाइज होने की तरफ, स्थिर होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो कम हैं, आबादी ज़्यादा है। ये अच्छी खबर लेकर आई है, ये सर्वे लेकर आया है। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके से रिपोर्ट ये बता रही है कि जो आबादी की रफ्तार में कमी आई है, 2.2 जो भारत में प्रजनन दर है उससे घटकर 2% हो गई है। लेकिन कई तरह की जो चौंकाने वाले भी कुछ इस तरह से नतीजे सामने आए हैं इसमें। इस सर्वे में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके 707 ज़िलों को शामिल किया गया। 6 लाख से ज़्यादा सैंपल्स लिए गए। सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है कि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा 69% जो पुरुष हैं वो ये मानते हैं कि गर्भ निरोधन का इस्तेमाल करना महिलाओं का काम है। यानी वैसे भी पुरुष ज़्यादा मानते हैं, इन जनरल पूरे देश में देखा जाए कि जो परिवार नियोजन है, ये जो गर्भ निरोधन है, उसका इस्तेमाल महिलाओं को करना चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी है। इस सब के बावजूद कि सर्वे ये कहता है कि 99% जो पुरुष और स्त्रियां हैं, शादीशुदा पुरुष और स्त्रियां, वो ये जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। वो ये जानते हैं कि कम से कम एक ऐसा मेथड वो ज़रूर जानते हैं जिसके ज़रिए वो अपना परिवार नियोजित कर सकें, अपने जो बच्चों की जो तादाद है उन्हें इतना सीमित रख सकें, 1 या 2 बच्चों तक। उसके बावजूद भी सिर्फ 54% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। 99 जानते हैं, लेकिन 54 सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी लोगों तक कहीं ना कहीं सूचना तो पहुंच रही है, लेकिन अब जो ये गैप है ये भरने का काम सरकारी एजेंसियों का है कि जिन लोगों के पास सूचना है उन तक इस तरह के रिसोर्सेज पहुंचाए जाएं। ज़्यादातर इनमें ज़ाहिर है गरीब लोग होंगे, क्योंकि सीधे सीधे जो आबादी बढ़ने और घटने की पूरी समस्या है वो सीधे एजुकेशन से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यहाँ बार बार कही जाती रही जब जब मुस्लिम आबादी के बढ़ने का जिक्र हुआ कि उनको ज़्यादा शिक्षित किया जाए, ख़ासकर महिलाओं को ज़्यादा शिक्षित किया जाए और इससे आबादी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अब तो फ़िलहाल बात ये हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो मुस्लिम आबादी में आई है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपके सामने गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया वाले लोग जो चैनल्स हैं जब वो बहस कर रहे हो तो आप उनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करिए। आप ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत सरकार का जो फैमिली जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ये आंकड़ा है, आप उस पर यकीन रखिए। क्या मायने हैं इसके? क्या हम ये कहें कि अब जो भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, चीन को जल्दी ही सरपास करने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाला था, क्या अब उसमें कम वक्त लगेगा? क्या भारत दूसरी आबादी वाला देश ही बना रहेगा? 2.1 से और 2 की जो बात हो रही है, ये इतना कम जो फ़र्क है, क्या ये इसे बहुत ज़्यादा माना जाए? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। डॉक्टर SY कुरैशी ने पॉपुलेशन मिथ के नाम से ये बहुत शानदार किताब लिखी है। एक डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू इससे हम पहले कर चुके हैं, काफ़ी विस्तार से इस पर बातचीत कर चुके हैं और दर्शकों से हम चाहेंगे कि वो ज़रूर इस इंटरव्यू को भी देखें, जो उनके कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो भारत की सरकार इन आंकड़ों को जारी करती है, जो 5वें राउंड का ये सर्वे है, उसमें साफ तौर पर जो RSS और भाजपा मिलजुल कर जो एक पूरा प्रोपेगेंडा भारत में तैयार कर रहे हैं पिछले 8 साल से कि इतनी आबादी बढ़ जाएगी, 25 साल में इतनी आबादी बढ़ जाएगी, 5 साल में इतनी आबादी बढ़ जाएगी। अब तो यहाँ तक आ गए हैं कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसको लड़ना पड़ेगा अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। लगातार जो हेट स्पीचेस हैं उसमें हम देखते रहते हैं कि हिंदू महिलाओं को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये तो अच्छी खबर की तरह एक तरह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आया है जो बता रहा है कि ओवरऑल जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है वो घटा है और मुस्लिम आबादी में सबसे ज़्यादा घटा है, तेज़ गिरावट हुई है। कुरैशी साहब, सबसे पहले इससे पहले कि मैं आपसे मुस्लिम आबादी के बारे में जानूं, मैंने आपकी किताब के बारे में भी दर्शकों को बताया और वो इंटरव्यू भी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन जो ओवरऑल जो इस सर्वे की फाइंडिंग्स हैं, ख़ासकर इसमें जो 2.2 से 2 पर आ गया है, दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि एक औरत अब 2 बच्चे पैदा कर रही है भारत में, पहले 2.2 था। क्या इतना बड़ा फ़र्क है ये? जी, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये इस सर्वे ने बड़ी अच्छी फाइंडिंग दी है, बड़ी इनकरेजिंग, हार्ट वार्मिंग। ये जिस ट्रैक पे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हमको ले जाना चाहती थी, हम 5-7 साल लेट जरूर है, लेकिन बिल्कुल ट्रैक पर हैं। और ये जो है TFR का 2 पे आना, ये तो बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट है 2.1। पहले तो मैं दर्शकों को समझा दूं TFR होता क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट।
यानी एक औरत अपनी लाइफ टाइम में उसके कितने बच्चे होंगे। तो नॉर्मली रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि दो माँ बाप हैं, वो चले जाएंगे, उनके दो बच्चे उनकी जगह आ जाएंगे, पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई। तो लेकिन 2.1 इसलिए रखा गया कि कुछ बच्चे जल्द मर जाते हैं बचपन में, तो उनके लिए मार्जिन रखे 2.1। तो अगर ग्रोथ रेट 2.1 होता है तो इंडिया में रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। तो नाउ 2.1 से भी नीचे अब हम 2 पे आ गए, और जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इसको 15-20 साल लगेंगे, क्योंकि जो बच्चे 18-20 साल में पैदा हुए हैं और वो फर्टिलिटी एज में आएंगे, अभी 10-15 साल उनके बच्चे होंगे, तो इसलिए 15-20 साल इसको स्टेबलाइज होने में लगेंगे। लेकिन फर्टिलिटी रेट के नीचे आने का मतलब होता है कि उसके बाद पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी। थ्योरेटिकली जो 2 का TFR है वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुका है, विच इज़ वेरी गुड। और अक्रॉस स्टेट्स बड़ी वेरिएशन है, कम्युनिटीज में वेरिएशन है, उस तरफ देखना है। कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्रजनन दर घटने के बावजूद भी क्या आपसे कुछ सालों में भारत दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश से पहली सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा चीन के बाद? यानी रफ्तार घट रही है, वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबलाइज हो जाएगी पॉपुलेशन। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पॉपुलेशन, हालांकि हम TFR जो है रिप्लेसमेंट रेट ऑफ TFR तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अब आबादी जब रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आबादी बढ़ना खत्म हो जाती है, बल्कि घटने लगती है। हम उस पर पहुंच गए, लेकिन वो फिगर के हिसाब से हमारा रिप्लेसमेंट रेट देश का 2.1 है, लेकिन हम 2 पे पहुंच गए हैं, यानी रिप्लेसमेंट रेट से कम आ गए हैं। फिर भी इसको स्टेबलाइज होने में 15-20 साल लगेंगे, क्योंकि पिछले 15-20 साल में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अब रिप्रोडक्टिव एज में आ गए हैं, अब उनके बच्चे होंगे, तो 15-20 साल तक ये ट्रेंड अभी बाकी रहेगी। लेकिन ये श्योरिटी हो गई, गारंटी हो गई कि अब पॉपुलेशन 2040 तक 45 तक ये स्टेबलाइज हो जाएगी, और उसके बाद ये घटनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। बहुत दिलचस्प बात आप कर रहे हैं, इसीलिए ये ज़रूरी भी है कि इसको समझना, और ख़ासकर भारत सरकार के आंकड़े हैं ये, इसको समझना ज़रूरी है। मैं आपसे ये ज़रूर जानूंगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें काम आ रही हैं, जैसे जो कॉन्ट्रसेप्शन है, गर्भ निरोधन है, कैसे परिवार नियोजन कर रहे हैं भारतीय। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट के तौर पर उभरा है, कैसे राजनीति, कैसे सामाजिक माहौल में, जहां पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट है उसका जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी को सरपास कर जाएगी और मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश बन जाएगा भारत। इसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि पिछले 20 साल में 2.3 पहुंच चुके हैं 4.4 से। 1992 से 93 का जो NFHS का सर्वे था, यानी पहले राउंड का, और अब जो 5वें राउंड का है ये 2019 से 21 के टाइम का, वो बताता है लगभग हाफ हो चुका है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान कोई साजिश नहीं कर रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है कि कोई साजिश नहीं हो रही है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करके और सरपास कर जाएं हिंदू आबादी को। जी, मुसलमान जिस रफ्तार से फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बहुत हार्ट वार्मिंग है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पिछले 30 साल में हम देखेंगे कि मुसलमानों में जो अडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग थी उसका रेट बाकी सारी कम्युनिटी से ज्यादा था। यही वजह कि जो पिछले 30 साल में आपने NFHS 1 जो था 92-93 में, उसमें 4.4 जो TFR था मुसलमानों का, वो घट के 2.3 पे आ गया। ये सबसे तेज रफ्तारी से घटा, ये निकल के आया। 30 साल पहले हिंदूज और मुस्लिम में गैप था 1.1 चाइल्ड का। अब NFHS 4 जो आया था, जो मैंने अपनी किताब में लिखा 20 साल पहले, उसके मुताबिक वो गैप घट के 0.48 यानी आधा बच्चा, और अब वो घट के और 0.36 यानी 1/3। तो जिस रफ्तार से ये गैप घट रहा है, और अगले 1-2 सर्वेज में आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल लेवल आ जाएंगे। और लेकिन लेवल आने में इनको अभी इतनी देर भी क्यों लगी? क्योंकि इसमें जो डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं कि फैमिली प्लानिंग, इस्लाम, रिलीजन, मैंने अपनी किताब में साबित किया था कि वो फैक्टर नहीं है। इस्लाम के बावजूद लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। सारे उलमा पूरे दुनिया के इस बात पे एग्री करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन अन इस्लामिक है, स्पेसिंग मेथड्स आर फाइन,
जरूर करनी चाहिए, लेकिन अन इस्लामिक है स्टेरिलाइजेशन, उसके बावजूद पिछले सर्वे तक 20% मुसलमानों ने स्टेरिलाइजेशन तक करा ली। ये सब मैं अभी नहीं मैं ढूंढ पाया हूँ इसमें कि अब वो 20 से बढ़ के 25-30 हो गई होगी। तो जिस रफ्तार से हर किस्म के फैमिली प्लानिंग डिवाइस मुसलमान यूज कर रहे हैं, उसी वजह से ये गैप कम होते होते अब सिर्फ 0.3 पे आके आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बता था कि जो फैक्टर्स हैं जो फैमिली प्लानिंग बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं, वो 3 है मेनली। एक तो लिटरेसी, खास तौर से लड़कियों की लिटरेसी, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। दूसरा है इनकम, आमदनी बढ़ेगी, इनमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो खुशहाली आएगी, तो उससे बच्चे घटते हैं। और सर्विस की डिलीवरी, डॉक्टर, नर्सेज, कंट्रासेप्टिव मुस्लिम इलाके में पहुंचे, इन तीनों में मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। जो अपनी जगह अफसोस की बात है कि लिटरेसी में मुसलमान क्यों पीछे, जबकि इस्लाम इतना जोर देता है लिटरेसी पे। इस पे मुस्लिम कम्युनिटी को गौर करना होगा कि बच्चियों में और खासतौर से और लड़के लड़कियों में लिटरेसी कैसे बढ़ाई और जाए। सरकार का भी ये जी किरदार होना चाहिए कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन कम किए जाएं, स्कूल और अस्पताल बढ़ाए जाएं। बिल्कुल, स्कूल और हॉस्पिटल बढ़ाए जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें मुसलमानों की में कॉन्शियसनेस फैमिली प्लानिंग की पिछले सर्वे जो NFHS 4 था जो 5 साल पहले, उसमें 37% लोग अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग के बारे करना चाहते थे और अवेयर थे, अब वो 47 हो गए, 10 परसेंटेज पॉइंट की इंक्रीज हो गई। ये बहुत अच्छी। इसी तरह लिटरेसी में भी, लिटरेसी उसमें 21.9 पिछले उसमें था, सॉरी NFHS 4 में विदाउट स्कूल 32% लड़कियां थी जो स्कूल नहीं गई थी, जा रही थी। अब वो घट के 21% पे आ गई, 21.9 पे। तो स्कूल जाने की जैसे जैसे उनकी रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस को मजबूती मिल रही कुरैशी है। साहब, मैं थोड़ा सा वापस आपको ले जाना चाहती हूँ, और खासकर ये एक राजनीतिक बात से जुड़ा हुआ भी सवाल है। मुझे ये बताइए कि अगर मुस्लिम आबादी का हम जिक्र करें तो आज़ादी से पहले, यानी कि बंटवारे से पहले मुस्लिम आबादी, फिर बंटवारे के पहले 40 सालों में मुस्लिम आबादी, और अब ये जो 20 साल के फ़र्क के साथ पहला जो सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और जो अब ये 5वां है, इसके बीच जो अलग अलग तब्दीलियाँ आई हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं? पहले कितनी आबादी थी, अब कितनी आबादी है, दर कैसे बढ़ रही है? जी देखिए, पार्टीशन के फौरन बाद जो 1951 का सेंसस हुआ था, उस वक्त हिंदू और मुस्लिम में 27 करोड़ का गैप था। यानी मुसलमानों के मुकाबले में 27 करोड़ हिंदू ज्यादा थे। अब वो बढ़ के 80 करोड़ हो गए हैं। 27 से बढ़ के 80 करोड़ हिंदू ज्यादा हो गए हैं। कहाँ मुसलमानों के हिंदुओं के लिए खतरा बनने जा रहा है? ये गैप तो बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि मैंने इस इशू को बिल्कुल क्लिंच करने के लिए, मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, वो और उनके फेलो प्रोफेसर अजय कुमार से मैंने कहा कि मैं आपको 70 साल का डेटा भेजता हूं और आप मुझे मैथमेटिकल मॉडल बना के बताइए कि ये रफ्तार ही चलती रही तो हम कितने दिन में मुसलमानों की मेजोरिटी हो जाएगी। उन्होंने जवाब दिया कि सवाल ही नहीं होता, भूल जाइए। और उन्होंने जो ग्राफ दिखाया वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे यूज कर लीजिएगा। अगर आप ये देखेंगे कि बॉटम लाइन जो है ये मुसलमानों की ग्रोथ है, और जिस रफ्तार से हिंदुओं की ग्रोथ हो रही है, गैप बढ़ रहा है। कितना गैप बढ़ रहा है? पहले 27 करोड़ थे, अब 80 करोड़ का गैप है। कहाँ मुसलमान खतरा बन रहे हैं? ये तो पिछले 70 साल का। फिर मैंने कहा अगले 100-150 साल का भी बता दीजिए, अगले 150 साल का भी देख लीजिए। ये जो उन्होंने दिखाया कि नीचे मुसलमानों की लाइन है, ऊपर हिंदुओं की लाइन है, और उन्होंने इसके मुताबिक ये लाइन बढ़ाते चले जाओ 1000 साल तक, 2000 साल तक ये ट्रेंड चलेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कभी भी मुसलमान ओवरटेक कर लें। इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम है वो उन्हें निकाल देना चाहिए। ऐसा डर खौफ उनके दिमाग में जिसकी वजह से पोलराइजेशन और हेट बढ़ाई जा रही है,
ये बहुत गलत नहीं, और बात आप है तो इसका। आप बड़े बड़े नर्म शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मिसकंसेप्शन है, या आप ये कह रहे हैं ये बाकायदा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि जो नफ़रत है और जो प्रोपेगेंडा है, ख़ासकर जिस फांसीवादी पूरी राजनीति के दौर में हम जी रहे हैं, ऐसे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी सूचना को गलत तरीके से इस्तेमाल करके पेश करना, ये उसके केंद्र में रहता है, ये उसका एक तरह से क्रक्स है, उसके बिना चल ही नहीं सकता। और इसीलिए खासकर इस कार्यक्रम को मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। और सबसे बड़े जो बड़े एक्सपर्ट्स में से एक हैं, आपने बाकायदा रिसर्च करके 30 साल के पिछले डेटा पे किताब लिखी है। कुरैशी साहब, ये मुझे बताइए, अब मैं अगर एक जनरल बिहेवियर पे आऊँ, आपसे सवाल पूछूं कि जो बात मैं खासकर फैमिली प्लानिंग को लेके पढ़ रही थी कि करीब करीब, जो कि अच्छी बात है ये, कि 99% जो शादीशुदा पुरुष और महिलाएं हैं उन्हें कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में या गर्भ निरोधन के बारे में उनको मालूम है, लेकिन उनमें से सिर्फ 54% ऐसे हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। इससे क्या जाहिर होता है? देखिए, इससे दो चीजें जाहिर होती हैं कि एक तो नॉलेज और प्रैक्टिस में थोड़ा सा गैप तो हमेशा होता है, लेकिन इसमें जो मेन मेन चीज है, जो एक कॉन्सेप्ट है अनमेट नीड। तो अनमेट नीड हिंदुस्तान में बहुत हाई है, और मुसलमानों की अनमेट नीड सबसे हाई है। पिछले NFHS 4 के बाद 16% अनमेट नीड थी। इसका मतलब है कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग को समझ गया है, अडॉप्ट करना चाह रहा है, पूरी तरह इच्छुक है, लेकिन उसको सर्विस नहीं मिल रही, उसके यहाँ डॉक्टर नहीं जा रहा, उसके यहाँ नर्सेज नहीं जा रहा है। मिनी पाकिस्तान कह के वहां कोई जाना नहीं चाहता। अब कितनी बार हमने सुना है कि हर मुस्लिम क्लस्टर को मिनी पाकिस्तान, बड़े पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं, ये हालत की बात। तो अब जब वहां सर्विसेज ही नहीं पहुंचेंगी तो फैमिली प्लानिंग कैसे होगी? चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, सर्विस का पहुंचना तो जरूरी है, और मुसलमान इलाकों में सर्विस सबसे कम पहुंच रही है। और अभी भी ऑल्दो अनमेट नीड थोड़ी सी इंप्रूव हुई है देश की, लेकिन अभी भी मुसलमानों की अनमेट नीड जो है अभी भी सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गर्भ निरोधन है, ज़्यादातर पुरुष ये कह रहे हैं कि ये काम महिलाओं का है, ये जिम्मेदारी महिलाओं की है, यानी वो अपने अपने स्तर पर, अपने एंड पर कोई गर्भ निरोधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। जी, ये बदकिस्मती की बात है, ये थ्रू आउट जब से फैमिली प्लानिंग में प्रोग्राम शुरू हुआ है और स्टेरिलाइजेशन शुरू हुई है, क्योंकि हालांकि वेजेक्टमी ज्यादा आसान है, बिल्कुल छोटा सा प्रोसीजर है। नहीं, तो यहाँ पे कुरैशी साहब, ये तो कॉन्डम भी इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है पुरुष, ये जो फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये कह रहा है। करेक्ट, ये एग्जैक्टली तो ये अक्रॉस कम्युनिटी, ये हर कम्युनिटी में ये एक धारणा है जिसको नॉन एजुकेशन और परसुएशन से समझाया जा सकता है। पहले के मुकाबले में जरा बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी आप देखें क्या जानते हैं लेकिन करेंगे नहीं। तो ये जो उभर का है, ये स्टैटिस्टिक हमारे लिए परेशान कुन है। जी, और आखिरी बात कि अभी भी कम से कम 5 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मेघालय और मणिपुर, जहाँ पर अभी भी 2% से ज़्यादा जो प्रजनन दर है वो 2.1 है। ये परेशान करने वाली बात है? ये है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 30-40 साल से हम एक टर्म सुनते थे, बीमारू स्टेट्स, यानी 4 स्टेट जो एक्रोनिम था, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। उनमें आप देखेंगे उन बिहारों में से मध्य प्रदेश और राजस्थान निकल गया, अब सिर्फ यूपी और बिहार बचा। उधर मेघालय और आपने मणिपुर जो बताया और झारखंड, ये इसमें ऐड हुई। द फैक्ट के 4 बीमारू स्टेट में से 2 निकल गई, सुधर गई, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब यूपी और बिहार में भी काफी तेजी से इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और वहां पे ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिलीवरी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, हेल्थ सर्विसेज इतने खराब हैं, उनको सुधारना चाहिए, बिसाइड लिटरेसी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड इनकम। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि मैं बहुत नरम शब्दों में, वाकई जो मुझे एक बड़े दुख की बात होती है और अफसोस होता है कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से एक यूट्यूब, उसपे व्हाट्सएप पे कुछ आ जाते हैं वीडियोस, जिसमें कोई ओथ दिलाई जा रही है हिंदू पूरी कांग्रेगेशन को कि आप मुसलमान से कुछ नहीं खरीदेंगे, उनको नहीं बेचेंगे। आप ये उनको ये याद दिला देना चाहिए कि अगर वो उनसे आप खरीदना बेचना बंद कर देंगे तो वो और गरीब हो जाएंगे, और गरीबी की में बच्चे ज्यादा होते हैं, फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने लगेंगे तो आपको फिर शिकायत होगी। इसलिए प्रॉस्पेरिटी की तो, उनकी इनकम बढ़ाने की तो कोई बात करता नहीं, उल्टा घटाने की बात करते हैं कि उनका बॉयकॉट कर दो, उनसे कुछ ना खरीदो, और ये भी बढ़ता चला जा रहा है ये जहर। जी हाँ,
बहुत बहुत शुक्रिया एसवाई कुरैशी साहब आपका। देखिए, हमारा और आपके जैसे लोगों का काम ये है कि हम रोशनी फैलाएं, सूचना के ज़रिए लोगों को बताएं कि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की बजाय जो नफ़रत फैला रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन, आप ये सोचिए कि लोगों के दिमाग में कितना कचरा जमा हो रहा है, और वो उस अंधेरा जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो अंधेरा है, सूचना का जो गलत इस्तेमाल है, उसके ज़रिए अपने दिमाग के साथ वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं कि झूठ पर आधारित है पूरा जीवन। हमारा काम ये है कि कम से कम थोड़ी सी रोशनी उन तक पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जाता है कि कोई यूनाइटेड नेशन का ये डेटा नहीं है, कोई WHO का ये डेटा नहीं है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं है, ये भारत की सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका ये डेटा है। तो कम से कम इस पर तो विश्वास किया जाए। तो खुद भारत जो है, भारत की सरकार इस डेटा को रिलीज़ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसवाई कुरैशी साहब। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।